बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके लिए तालीम व तरबियत का एक सिलसिला है जिसमें मैं प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं, अल्लाह से इल्म मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह एक ऐसी हस्ती है जिससे जितना मांगे वो खुश होकर देता है। हर वक्त मांगते रहें, वो खुश होकर देता है। वैसे तो किसी से मांगे तो वो मुंह बना लेता है, वो कोशिश करता है कि किसी तरह इग्नोर करके साइड पे हो जाए, लेकिन अल्लाह एक ऐसी हस्ती है जो ख़ुद कहती है कि मुझसे मांगो, दिन रात मांगो, सब मिल के मांगो, सबको इकट्ठा दूंगा। तो हम इल्म के ख़ज़ानों में से कुछ कतरे कुछ हमें अल्लाह अता कर दे। इन अल्फाज के साथ दुआ याद करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए अल्लाह, तो हमें ऐसा इल्म दे जो नफ़े वाला हो। ए अल्लाह, उस इल्म की एक ख़ूबी वो वसी हो। ए अल्लाह, उस इल्म की एक ख़ूबी वो गहराई वाला हो। आमीन। हमारी क्लास है सेकंड ईयर, हमारी क्लास सेकंड ईयर है और टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहे हैं। आज तक हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 8 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है इस चैप्टर में। ट्रायंगल कैसे बनती है कि प्रोबेबिलिटी या फिर एरिया एक चीज़, दूसरे नंबर पे पॉइंट्स और तीसरे नंबर पे आपके पास क्या था, पैरामीटर। इन 3 पॉइंट्स पर हमारा ये कंप्लीट चैप्टर चलता है। जो पहले 4 सवाल थे उसमें आपको पॉइंट गिवन था, उसमें आपको पैरामीटर भी गिवन था और प्रोबेबिलिटी या फिर एरिया मालूम करना था। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ अब क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 8 वो कैसे थे। उनमें हमारे पास एरिया गिवन था, पैरामीटर गिवन था और पॉइंट मालूम करना था। ये हमारा दूसरा टॉपिक था जो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 था। ये भी हम कर चुके। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है और वो टॉपिक ये था कि हमारे पास पॉइंट गिवन है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी या एरिया गिवन है और हमने पैरामीटर मालूम करना है, म्यू या सिग्मा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ मालूम करनी है या दोनों की दोनों चीज़ें मालूम करनी है, दोनों पैरामीटर्स। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है तो बस फिर एक चीज़ मालूम करेंगे। शायद वो म्यू पूछ ले सिग्मा देकर, और सिग्मा नहीं दिया हुआ, म्यू दिया हुआ है तो फिर सिग्मा पूछ लेगा। दोनों में से कोई एक वैल्यू मालूम करेंगे अगर एक कंडीशन क्वेश्चन में है। अगर कंडीशंस 2 हैं तो फिर म्यू और सिग्मा दोनों मालूम करने हैं हमने। ठीक है जी।
आज के लेक्चर का हम आगाज़ कर चुके हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका है ए पार्ट, हमारा तीसरा टॉपिक। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ 4 से 5 सवाल होंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो फिर इन तीनों टॉपिक्स को मिक्स करके उसने कुछ सवाल पूछे हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या पूछ रहा है। द लेंथ ऑफ आइटम्स follows a normal distribution with mean mu centimeter and standard deviation deviation 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्वेश्चन में मीन की वैल्यू नहीं दी हुई, मीन की जगह पे उसने म्यू लिख दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने 12 दे दी। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर उसने क्वेश्चन में दे दिया, एक मालूम करना है म्यू, और कंडीशन भी एक ही दी होगी, 2 नहीं दी होंगी। अगर आप देखें गौर से, इट इज नॉन दैट 4.78% of the items have a length greater than 92 सेंटीमीटर। सवाल पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन म्यू। अब जो मैंने बातें आपको लेक्चर शुरू करते साथ ही बताई कि ये चीज़ गिवन होगी, ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करी, वो अब आपको यहाँ समझ आ गई होगी। सवाल में आपको 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक म्यू और एक सिग्मा। इन दोनों में से उसने एक चीज़ दी, यानी म्यू नहीं दिया, साथ उसने एक कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी है वो यहाँ से शुरू होती है, इट इज़ नॉन दैट 4.78% ऑफ द आइटम हैज़ द लेंथ ग्रेटर देन। अब मैं इस स्टेटमेंट को डायग्राम के मेथड से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम आपने इस तरह बनानी है जैसे मैंने आपको सिखाई थी, -∞ टू +∞। दरमियान में हमेशा मीन लिखते हैं। अब हमारे पास मीन कितना है, वो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो म्यू है, हम उसको म्यू ही लिख देंगे। क्लियर है जनाब। अब हम आगे देखते हैं, इसके पैरेलल z एक्सिस +∞, -∞, यहाँ पे 0। बात है ग्रेटर देन। जब लफ्ज़ ग्रेटर देन आएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू करके इस तरफ आएंगे, अगर लेस देन हो तो -∞ से शुरू करके आगे की तरफ जाते हैं। ये रूल है। अब हम देखते हैं लफ्ज़ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन की वजह से हम शुरू कहाँ से करेंगे, +∞ से। +∞ से शुरू करेंगे। कितने परसेंट, वो ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको परसेंट में चेंज करूं तो 0.0478 आ जाएगा 100 पे डिवाइड करने से। तो ये एरिया हमारे पास कहाँ पे होगा, सपोज करते हैं कि ये एरिया हमारे पास ये है। यहाँ पे हमारे पास
ग्रेटर देन 92 सेंटीमीटर। यहाँ पे x की वैल्यू 92 है और इससे ग्रेटर जो एरिया है वो कितना है 0.0478। 0.0478। ये डायग्राम सब बच्चों को समझ आ गई। तो आगे इस स्टेटमेंट को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस स्टेटमेंट को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 92 इज इक्वल टू 0.0478। अगर डायग्राम के मेथड से समझ आ जाए तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x, इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे। स्टैंडर्डाइज्ड कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 92 माइनस म्यू, म्यू की तो वैल्यू ही कोई नहीं है, म्यू लिखेंगे ओवर सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या थी? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में म्यू इज इक्वल टू म्यू के बराबर है और सिग्मा इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये दो पैरामीटर्स थे जिनमें से म्यू की कीमत मालूम नहीं है। म्यू की जगह पे हमने इस तरफ भी म्यू लिखेंगे और इस तरफ तो वैसे ही म्यू लिखते हैं। इस तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू लिख देंगे 12 और इज इक्वल टू 0.0478। अब हम गौर करें तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल बन गया, यानी कि z इज ग्रेटर देन 92 माइनस म्यू ओवर 12 इज इक्वल टू 0.0478। जब भी प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं? हम थ्योरम को फॉलो करते हैं। अगर हम यहाँ पे थ्योरम को गौर करें तो थ्योरम प्रोबेबिलिटी z इज, ये क्या है? ग्रेटर देन a। जब ग्रेटर देन a होता है तो 1 माइनस फाई ऑफ a। लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ a। a मेरे पास ये पूरी रकम 92 माइनस म्यू ओवर 12 इज इक्वल टू 0.0478। अब ये 0.0478 जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। हम कहेंगे 1.0.0478 इज इक्वल टू 5 इंटू 92 माइनस म्यू ओवर 12। अब 1 में से इसको माइनस करें 0.952 आएगा। लिखने का तरीका क्या होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ 92 माइनस म्यू ओवर 12 इज इक्वल टू 0.952। 1 माइनस 0.0478, 1 में से जब आपने माइनस किया 0.0478 तो वो आपके पास 0.952 आ गया। इससे आगे क्या करेंगे हम? ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 92 माइनस म्यू ओवर 12 इज इक्वल टू फाई इन्वर्स और यहाँ पे 0.95 और 2। यहाँ पे तो यही लिखेंगे 92 माइनस म्यू ओवर 12 इज इक्वल टू, जब भी फाई इन्वर्स आता है तो फिर हम क्या करते हैं? किसी बच्चे को याद है? हम बुक के एंड पे एक टेबल है जो टेबल नंबर 10 उसकी हेडिंग है और पेज नंबर 295 टेक्स्ट बुक पे मौजूद है, जिसमें फाई इन्वर्स इंटू पी लिखा हुआ है। अब पी मेरे पास क्या है? 0.952 प्रोबेबिलिटी। अब इस टेबल में पेज नंबर 295 पे, इस टेबल पे ये पहले कॉलम में पी लिखा हुआ है। पी में यहाँ पे चेक करेंगे 0.95, पहले पेज पे 0.34 तक जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं।
0.35 से शुरू करते हैं, 0.95, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो 0.74 तक है। फिर हम लास्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे p की वैल्यूज़ को देखते जाएं तो यहाँ पे आपको 0.95 मिल जाएगा। ये देखें, लास्ट ब्लॉक के पहली रो में 0.95 मिला और 0.95 के बाद क्या लिखा हुआ है, 2। तो हम इसको आगे 2 कॉलम्स चलेंगे, हमारा वैसे तीसरा होगा क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। 0.95 को 0 में देखा, फिर 1 में देखा और फिर 2 में। अब यहाँ पे जो वैल्यू है बच्चों को पता चल चुकी होगी, क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है जनाब, 1.6646। अब ये वैल्यू हमने टेबल से देखी है, किसके अगेंस्ट, 0.952 के अगेंस्ट। 1.66 यहाँ पे 1.6646, ये हमने टेबल नंबर 10 से पेज नंबर 295 में मौजूद है। इससे आगे क्या होगा, पहली बात तो ये है कि ये 12 उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 92 माइनस म्यू इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6646। 92 इज इक्वल टू, ये म्यू दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया और ये वैल्यू यहीं पे रहने देते हैं, चलो प्लस। 12 को जब आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1.6646 के साथ, तो जवाब आया 19.975। 19.975। अब ये 19.975 जो है ये यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 92 माइनस 19.975 इज इक्वल टू म्यू, लिहाजा म्यू इज इक्वल टू क्या आया, जब आप इसको माइनस करते हैं तो 72.02, 72.02, इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 72। ये आपके पास आंसर, मीन की वैल्यू आ गई। अगर आप देखें कि इस क्वेश्चन में तकरीबन जितने भी आपके जहन में पैदा होने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सब का हल मैंने यहाँ पे बताया है, सॉल्यूशन बताया है। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को ये क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का ही बी पार्ट। 9 के बी पार्ट को गौर से मेरे बच्चे पढ़ें, देखें कि उसमें क्या पूछा हुआ है, क्या सॉल्व करना है इतनी देर में। फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाऊंगा कि इसमें हमने क्या सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है और कैसे पूछा हुआ है और उसमें डेटा गिवन क्या है। जल्दी से आप पढ़ें, हो सकता है अल्लाह ताला आप इस काबिल हो चुके हों कि इसे खुद सॉल्व कर लें मेरे सॉल्व करने से पहले। लो जी, इसमें भी बात तो लेंथ की हो रही है जैसे ए पार्ट में थी। क्वेश्चन है जी 9, उसका है बी पार्ट। सवाल है द लेंथ ऑफ rods produce in a workshop follows a normal distribution with mean mu, यानी कि इसमें भी म्यू गिवन नहीं है, एंड वेरिएंस, लेकिन वेरिएंस इज 4, वेरिएंस 4 है। आगे चलते हुए देखेंगे इफ
10%, if 10% of the rods are less than 17.4 centimeter long, find the probability of rods. अब सवाल में पूछा हुआ है find the probability of rods chosen at random, will be between 18 and 23 centimeter ng long. अब जो उसने पूछा है कि बिटवीन 18 एंड 23 मालूम करें प्रोबेबिलिटी, तो ये तो मालूम ही नहीं हो सकती जब तक हमारे पास म्यू की वैल्यू ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हम ए पार्ट की तरह म्यू की कीमत पहले मालूम करेंगे। जब म्यू की कीमत मालूम हो जाएगी तो जो पहले 4 सवाल किए थे उनकी तरह हम बिटवीन की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले बात सॉल्यूशन, म्यू इज इक्वल टू म्यू ही है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और सिग्मा इज इक्वल टू 2। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि सिग्मा 2 कैसे आया, अंडर रूट लेने से ही आया होगा। इसके साथ हमारे पास जो बात है, डायग्राम देखते हैं। प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, दरमियान में मीन जो मालूम नहीं है म्यू लिखेंगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 10% ऑफ द रॉड लेस देन, बात है लेस देन की। लेस देन कहाँ से शुरू होगा? लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी से? पॉजिटिव इन्फिनिटी से नहीं, नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करेंगे हम। माइनस इन्फिनिटी से लेस देन हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। और कितने परसेंट? 10%। तो यहाँ से ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा 10% पोर्शन है और 0.10, और वैल्यू क्या है? 10% ऑफ द रॉड्स इज लेस देन 17.4। एक्स की वैल्यू है 17.4। क्लियर होगी जी बात? अब इसी बात को जब हम प्रोबेबिलिटी की शेप में लिखेंगे तो वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 17.4 इज इक्वल टू 0.10। जब ये फॉर्म आ जाए तो इसको स्टैंडर्डाइज्ड कैसे करते हैं? आपके पास ये जो x है इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, इसमें से म्यू की वैल्यू माइनस करेंगे। 17.4 माइनस म्यू की वैल्यू वो तो नहीं है, म्यू ही लिख लेते हैं, ओवर सिग्मा वो 2 है, इज इक्वल टू 0.10। ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया, इट इज z। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 17.4 माइनस म्यू ओवर 2 इज इक्वल टू 0.10। अब जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी में z होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? थ्योरम को फॉलो करेंगे। फाई ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू 0.10। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे जब ये लेस देन है? तो फिर हमारे पास यहाँ पे देखा गलती हो गई, यहाँ पे p है और यहाँ पे फाई ऑफ a। इस थ्योरम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ 17.4 माइनस म्यू ओवर 2 इज इक्वल टू 0.10। अब ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। 17.4 माइनस म्यू ओवर 2 इज इक्वल टू फाई इनवर्स
और यहाँ लिखेंगे 0.10। अब हम क्या करेंगे, जब भी फाई इनवर्स आता है तो हम टेबल नंबर 10 में, पेज नंबर 295 आपकी बुक टेक्स्ट बुक में अगर वो टेबल है तो टेबल में मुझे ज़रा जल्दी से देख के बताएं 0.10 पे फाई इनवर्स की वैल्यू क्या है। लो जी, आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ। 0.10 पे वैल्यू जो है वो तो पॉपुलर वैल्यू है और वो है 1.2816। ये हमें बाज़ुकात याद भी हो जाती है। हम यहाँ पर लिखेंगे 17.4 माइनस म्यू ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1.2816। अब क्या होगा, इसके साथ 1.2816 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 17.4 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 2। 17.4 माइनस म्यू इज इक्वल टू, जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2.5632 आ जाएगा। ये म्यू इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और वो वाली वैल्यू यानी 2.5632 इस तरफ ले आएँ तो प्लस हो जाएगी। 17.4 प्लस 2.5632 इज इक्वल टू म्यू। इसी तरह म्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को एडअप करें तो वो आपके पास आ जाएगा 19.96। तो म्यू इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 20। हालांकि क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा ही नहीं हुआ। क्वेश्चन में तो सिंपल ये कहा हुआ है फाइंड, मालूम करें प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड्स चूजन एट रैंडम विल बिटवीन 18 एंड 23। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मालूम तब होगी जब म्यू की कीमत मालूम होगी। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में म्यू की कीमत मालूम की, वो आ गई 20। अब हम अपने क्वेश्चन की जानब चलते हैं, यहाँ से इसे रेस कर लेते हैं। और यहाँ पे म्यू की कीमत भी लिख देंगे। म्यू की कीमत हमारे पास कितनी आई है, अब म्यू की कीमत 20 है, सिग्मा की कीमत, और मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, 18 to 23 तक, x इज लेस देन, बिटवीन एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड करनी है जनाब। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम पहले 4 सवालों में सीख चुके हैं। पहले 4 सवाल जिनमें पॉइंट्स गिवन थे और पैरामीटर्स गिवन था, और मालूम क्या करना था हमने, प्रोबेबिलिटी, एरिया। ये वो क्वेश्चन बन गया क्योंकि ये पैरामीटर गिवन नहीं था, वो हमने मालूम कर लिया। अब ये दोनों पैरामीटर गिवन है और ये 2 पॉइंट्स गिवन है और प्रोबेबिलिटी, एरिया मालूम करना है। अगर मैं डायग्राम की तरफ चलूँ तो डायग्राम में जैसे ये शेडेड एरिया किया है तो ये 0.10 पहले से मौजूद है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन अब जो हमारे पास नया क्वेश्चन बना वो ये है कि हमारे पास डायग्राम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, दरमियान में मीन कितना है जनाब, वो हम फाइंड कर चुके हैं 20। अब 18 कहाँ पर है, इस लाइन पर 18 20 से पहले ही होगा। यहाँ पे x1 है, वो है 18, यहाँ पे x2 है और वो क्या है 23। और इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन हमने एरिया फाइंड करना है। हमने एरिया क्या करना है, फाइंड करना है जनाब, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। ये इसकी डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर 18 लेस देन x लेस देन 23, अब इस x को क्या करते हैं, हम स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं। x को स्टैंडर्डाइज्ड बनाने का तरीका,
x में से म्यू को माइनस कर दें और सिग्मा पे डिवाइड कर दें। और वही काम आपने 18 के साथ करना है, वही काम 23 के साथ करना है। 18 माइनस यहाँ पे लेस देन x माइनस और यहाँ पे लेस देन 23 माइनस, और ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस यहाँ पे म्यू करना है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 20 और यहाँ पे भी 20। इसको डिवाइड करते हैं सिग्मा पे ताकि ये स्टैंडर्डाइज्ड बन जाए, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा की वैल्यू पे और इसको भी सिग्मा की वैल्यू पे डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 18 माइनस 20, 18 में से 20 को माइनस करें, जवाब आ जाएगा -2। -2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा -1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन, ये z बन चुका है। अब 23 माइनस 20, आंसर आ गया 3। अब 3 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा? 3 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर आता है 1.5। तो यहाँ पे 1.5 लिख लेते हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में वेरिएबल स्टैंडर्डाइज्ड है, z है। हम इस z स्टैंडर्डाइज्ड बनाते ही इसलिए ताकि हम थ्योरम को फॉलो करें। थ्योरम क्या कहता है? यहाँ पे हमें थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन z लेस देन b इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो a होती है और जो बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो b होती है, दोनों में से। इस थ्योरम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाई ऑफ 1.5 और माइनस फाई ऑफ -1। अब ये देखें यहाँ पे फाई लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है। अगर ये फाई इनवर्स होता तो हम टेबल नंबर 10 में देखते। अब यहाँ इनवर्स नहीं है, यहाँ पे भी इनवर्स नहीं है। जब इनवर्स नहीं होता तो टेबल 9 में देखते हैं। ये z की वैल्यूज़ हैं, तो z की वैल्यू टेबल 9 से देखते हैं। टेबल 9 पे जाएं और उस पे देखें 1.5। जब आपने 1.5 को देखा तो आपके पास जवाब आ गया 0.93319। और जब आपने देखा किसमें? -1 में, तो वो जवाब आ गया 0.15 है। 0.0 नहीं, 0.15866। ये आपने देख लिया टेबल नंबर 9 पे और पेज नंबर 292 पर। हाँ जी, 292 पेज पर है। इन दोनों को आपस में माइनस कर दें। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.77453। ये आपका आंसर है जो आपने एरिया मालूम करना था। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और 9 का बी पार्ट। इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। एक्सरसाइज 10.2 है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का नाम है और हम इसमें तकरीबन 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है, इसका जो 10वां सवाल है। बस मसला तो सिर्फ थोड़ा सा ये है कि समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10,
का ए पार्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 और ए पार्ट, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है जी टी, जिसे चाय कहते हैं, इज सोल्ड, सेल की गई है इन पैकेजेस, पैकेज मार्क्ड, उन पर 750 ग्राम्स लिखा हुआ है। द masses of the packages are normally distributed with mean जी, मीन कितना है? 760 ग्राम। इसका मीन ये है, विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। आपने यहाँ तक सवाल में देख लिया है कि अब दो पैरामीटर्स होते थे, म्यू और सिग्मा। इससे पिछले क्वेश्चन में म्यू गिवन नहीं था, सिग्मा गिवन था। इस क्वेश्चन में म्यू गिवन है, सिग्मा मालूम नहीं है। तो अब हम सिग्मा की वैल्यू मालूम करेंगे। एक कंडीशन दी हुई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ लेस देन 1%, if less than 1% of the packages are underweight, इसी चीज़ को हम सीखते हैं डायग्राम से। पहले हम ये लिख लेते हैं कि म्यू कितना है। मीन है 760 और सिग्मा वो मालूम नहीं है, वो सिग्मा ही है। डायग्राम बनाते हैं जनाब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे मीन 760, जेड एक्सिस 0, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो डायग्राम है बहुत से बच्चों से बन नहीं रही होगी और कुछ बच्चों से बन भी रही होगी, और जिन बच्चों से नहीं बन रही उन बच्चों से सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कि दिल से बनाएंगे तो बन जाएगी। ठीक है, सवाल है जी लेस देन। अब लेस देन है तो कहाँ से शुरू करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से या प्लस इन्फिनिटी से? जब लेस देन होता है तो माइनस इन्फिनिटी से, जब मोर देन होगा तो प्लस इन्फिनिटी से। हम माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं। कितने परसेंट? ओनली 1%। तो ये एरिया हमारे पास कितना है? 1%। 1% कितना होता है? 0.01। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है? लेस देन 1% ऑफ द पैकेजेस आर अंडर वेट। अंडर वेट, असल में वेट कितना था हमारे पास? जो पैकेट था उसका वेट कितना था? वो था 750। उसने मेंशन किया हुआ है कि जो हम चाय की जो पैकेट है उसको सेल करते हैं और उसके ऊपर मार्क्ड है 750, 750। अब अंडर वेट कब होगा? उस पे लिखा हुआ 750, लेकिन 750 से कम। तो अंडर वेट यहाँ पे फिर 750 लिख लेंगे हम। 750 और 750 से कम।
अब हम इस बात को जो हमने डायग्राम में शो किया है, इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 750। 750 से जो कम है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। सिंपल। ये स्टेटमेंट कोई बच्चा सही लिख ले तो आगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन हमारे होनहार तालिब इल्म आगे भी गलतियां कर बैठते हैं। चांस नहीं है गलत होने का, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखें, पहले सवाल से लेके अब तक कर क्या रहे हैं? अपना वेरिएबल जो x है इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएं। क्या स्टैंडर्डाइज्ड बनाना आया अब तक? जो वेरिएबल x है उसमें से किसको, मीन को माइनस करें और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? x माइनस मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा लेस देन, यहाँ पे 75 है, 750, इसमें से किसको माइनस करना है? इसमें से मीन की वैल्यू को, ये जो मीन है इसकी वैल्यू क्या है? 760। हम यहाँ पे लिखेंगे 760 ओवर डिवाइड किस पे करना है? सिग्मा की वैल्यू पे। सिग्मा तो मालूम ही नहीं है, तो सिग्मा की जगह पे हम सिग्मा ही लिख लेते हैं और इज इक्वल टू 0.01। अब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। पहले सवाल से लेके हम 9 सवाल तक यही काम तो करते रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाने के लिए ये काम करते हैं। अब ये बन गया स्टैंडर्ड वेरिएबल यानी कि z, ये वाला z। प्रोबेबिलिटी z लेस देन 750 माइनस 760 इज इक्वल टू -10 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.01। अब इससे आगे मैंने क्या कहा हुआ है कि जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो हम क्या करेंगे? हम थ्योरम को फॉलो करेंगे। थ्योरम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a, ब्रैकेट भी लिखेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ऑफ a। a मेरे पास क्या है? -10 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.01। 0.01। अब ये फाई दूसरी तरफ जाकर क्या होगा? इन्वर्स होगा। अब हम फाई को इन्वर्स कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -10 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स और 0.01। अब यहाँ पे फाई इन्वर्स है, इन्वर्स को हम क्या करेंगे? टेबल 9 में या 10 में? टेबल नंबर 10 में देखेंगे, क्योंकि इन्वर्स वाली वैल्यू 10 में देखते हैं और इन्वर्स के बगैर सिर्फ सिंपल फाई वाली वैल्यू को हम टेबल 9 में देखेंगे। टेबल 9 आपकी बुक में पेज नंबर 292 पर मौजूद है और इसी तरह टेबल 10 जो इन्वर्स वाला है वो 295 पेज पर मौजूद है। अब 295 पेज खोलें ज़रा आप सारे बच्चे और 0.01 की वैल्यू लिखें और लिखने के बाद आगे सॉल्व करें तो देखें म्यू की कीमत आती है या नहीं आती। 0.01 को जब आपने टेबल में देखा तो -2.3 -2.3263 मेरा ख्याल है, गौर करें, देखें टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295, क्या यह वैल्यू आपको मिली? -2.3263। इस तरफ लिखा हुआ है -10 ओवर सिग्मा। जब ये वैल्यू आपको मिल गई, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये सिग्मा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, अब माइनस तो कट गया, अब तो सिर्फ 10 और 2.3263 सिग्मा। ये जो वैल्यू है सिग्मा से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। 10 ओवर 2.3263 इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और वो सिग्मा की वैल्यू 4.299 यानी कि 4.3।
ये आपके पास सिग्मा का आंसर आ गया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट तक, क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका बी पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 11 का ए और बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी पार्ट। ये 4 सवाल ऐसे हैं कि इन 4 सवालों में से एक पार्ट लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 12 तक। इस उम्मीद पर आज का लेक्चर हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात सदा खुश रहें, सलामत रहें, वालदैन का साया आप पर तक क़यामत कायम रहे। एक जो हकीकत है ख़ात्मा, मौत, जब वो लम्हा आए तो हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो। और वो कैसे होगा? जब हमारी ज़बान पे आखिरी वक्त कलमा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।